नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे हैं भाग ए में राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 3 और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज बोल रहा हूं एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आएगा। कहां से? प्रतीक चिन्हों से। दोस्तों कोई बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, समय निकालिए और इसको अटेंड करिए। दोस्तों एक बार सभी साथी जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों एक लाइक हमारा हजारों प्रकार से मनोबल है उसको बढ़ाता है, इसलिए जो भी साथी क्लास में आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाइए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आ रहा है राज्य वृक्ष। दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। पशु परिचर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले बता देता हूं 10th स्तर का आपके पेपर आएगा और जो 10th स्तर कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 के अंदर जो कुछ मैटर दिया गया है वो आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों समझ गए? तो चलिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। किसको? खेजड़ी को। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि अधिक उपयोगी होने के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पत्रु, थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से जाना जाता है। तो देखिए पहला कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। खेजड़ी के उपनामों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और पहले बता देता हूं जहां पर स्टार में लिख रहा हूं उसको आपको भी स्टार करना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये खेजड़ी को स्थानीय भाषा में तो जाटी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं और ग्रंथु के अंदर इसको क्या कहा गया है? समी कहा गया है। ग्रंथु में खेजड़ी को समी कहा गया है। क्या कहा गया है? समी। दोस्तों आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। वैज्ञानिक नाम देखिए, वैज्ञानिक नाम है वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरेरिया। समझ गए? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो खेजड़ी वृक्ष की जो हरी पत्तियां होती है उनको लूम कहते हैं। सूखने के बाद जो खेजड़ी का फल होता है उसको क्या कहते हैं? खोखा। समझ गए? वह फली को क्या कहते हैं? सांगरी। अब देखिए यहां से समझना आप एक बार, जो खेजड़ी वृक्ष का फल होता है उसको सांगरी कहते हैं, जो गीला होता है। जब ये सूख जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं। दोस्तों समझ गए? तो एक एक कथन वेरी इंपॉर्टेंट और शायद सभी जानते भी है इस चीज को। खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी या दशहरे पर पूजा की जाती है, यह भी फैक्ट है। दोस्तों समझ गए? तो जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक साथ आप जो स्क्रीनशॉट है उनसे नोट्स बना लेना। बाकी नोट्स में कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आपको अभी 10 दिन का इंतजार करना है, उसके बाद जैसे क्लासें होगी आपको नोट्स वहां पर मिलते रहेंगे। दोस्तों आगे चलिए। दोस्तों आगे हैं दोस्तों, हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सलेस्ट्रना नामक कीड़े व ग्राइकोमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। यानी कि खेजड़ी वृक्ष दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, सूख रहे हैं ये पेड़। क्यों सूख रहे हैं? एक तो इनमें कीड़ा लगा है सलेस्ट्रना नामक, और दूसरा एक कवक लगा है जिसका नाम है ग्राइक्रोमा। दोस्तों समझ गए? खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान अगर आप जाओगे या जो साथी पश्चिमी राजस्थान से उनको तो पता भी है कि आपको सर्वाधिक जो वृक्ष मिलेंगे, जो कौन से मिलेंगे? खेजड़ी वृक्ष मिलेंगे। दोस्तों 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों दो फैक्ट, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। समझ गए? इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अब्बे सिंह, यानी जोधपुर के शासक थे अब्बे सिंह, उनके काल में 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसी कारण इस घटना को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। और जहां पर यह आंदोलन हुआ था वहां पर राजस्थान नहीं पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष महला लगता है। दोस्तों
भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों। समझ गए। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बना लीजिए नोट्स। सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों, सीधी बात। आ गया समझ में। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 के अंदर। इस पुरस्कार के तहत अगर कोई संस्था है तो उसको 50,000 रुपए और व्यक्ति है उसको 25,000 रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है दोस्तों। पाली के गंगाराम विश्नोई को प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया गया। पाली के नाम है गंगाराम विश्नोई। 1994 में सबसे पहले इनको यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसके बारे में आपके सामने मैंने जानकारी रख दी है। 10th स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि अगर क्वेश्चन साइड में से बनकर आता है तो भी आपका गलत नहीं होना है। हमें टारगेट एक है कि भाग ए में जो आपके 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 के 105 आप सही करो, ऐसी तैयारी हम करने वाले हैं दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट, राज्य पुष्प रोहिड़ा। देखिए राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। 31 अक्टूबर 1983 को। दूसरा कथन देखिए, रोहिड़ा के फूल को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टिक, राजस्थान की मरुशोभा, वैज्ञानिक भाषा में टिक्कुमेला अंडुलेटा आदि नामों से जाना जाता है। पहला और दूसरा कथन है ना, यहां से ये मान के चलो कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पहला कि राज्य पुष्प रोहिड़ा कब घोषित किया गया, राज्य पुष्प है क्या रोहिड़ा, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन मरुस्थल का सागवान क्या है। चौथा राजस्थान का सागवान क्या है। पांचवां मारवाड़ टिक के नाम से किसको जानते हैं। छठवां राजस्थान की मरुशोभा क्या है, या टिक्कुमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है। 8 क्वेश्चन, 2 कथन, 8 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर तैयार हो रहे हैं। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो चैत्र माह यानी मार्च और अप्रैल में खिलता है। फूल लगते हैं, समझ गए, फूल लगते हैं, जिसका रंग हिरमिच रंग यानी पीला, केसरिया, लाल और नारंगी, ये चारों के चारों कलर मिक्स करके हिरमिच रंग का होता है, वो फूल इसके लगता है दोस्तों। यह है आपका राज्य पुष्प रोहिड़ा। क्वेश्चन पहले बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से बनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चीज को जरूर देखें दोस्तों। यह था राज्य पुष्प रोहिड़ा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं राज्य पुष्प के बाद राज्य पशु की ओर। चलिए दोस्तों, राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में देख रहे हैं। पशुधन श्रेणी में तो आपका ऊंट रहेगा, लेकिन वन्य जीव श्रेणी में है चिंकारा। देखिए राज्य सरकार द्वारा 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। किसको? चिंकारा को दोस्तों। राज्य पशु किसको घोषित किया गया? चिंकारा को। चिंकारा को छोटा हिरण, एंटीलोप, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं गजेला गजेला। क्या कहते हैं? गजेला गजेला दोस्तों। चिंकारा सामान्यतया जोधपुर ग्रामीण में पाया जाता है। जोधपुर ग्रामीण जिला है, वहां पर आपको सर्वाधिक चिंकारा देखने को मिलेगा। सोरसन बारा के अंदर भी मिलता है, सोकलिया के अंदर भी मिलता है, सोरसन में भी मिलता है। लेकिन ये तो क्या है कि एक स्थल बनाए गए, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको मिलेगा वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही देखने को मिलेगा। एक चीज और बता देता हूं, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट नहीं करते हैं तो नीचे देखिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है आपको, वहां पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। समझ गए? तो राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा है, जिसके 3 कथन आपको याद रखने, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनेगा वो वैज्ञानिक नाम से बन सकता है आपके। आगे चलिए, राज्य पशु की बात करते हैं। पशुधन श्रेणी के अंदर जो क्या आपका ऊंट है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रेमेटेरियस है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रेमेटेरियस।
तो वहीं रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा 30 जून 2014 को की गई। देखिए, ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रेमेटिटेरियस। राज्य पशु पशुधन श्रेणी में ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट है। पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु की घोषणा 30 जून 2014 को की गई। लेकिन अधिसूचना है ना, अधिसूचना ये 19 सितंबर 2014 को जारी की गई। घोषणा अलग चीज है, अधिसूचना अलग चीज है। घोषणा और अधिसूचना जिस दिन आ गई ना, उस दिन क्या बन गया, ये राज्य पशु बन गया। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पर मिलेंगे? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। ऊंट में कुबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। कुबड़ ऊंट है, उसके अगर आप बीच में से देखोगे तो ऐसी निकली हुई होती है ऊपर की ओर, समझिए आप। यहां पे इस प्रकार ही तो होती है ना, ये मुआ हो गया, तो यहां पे है ना वसा पाई जाती है, यहां पे वसा। इस वसा को ये पानी के रूप में काम में लेता रहता है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट का बच्चा कहलाता है टोल्ड्या। ऊंट की बच्ची कहलाती है टोल्डी। टोल्ड्या टोल्डी, समझ गए? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी ऊंट के बारे में थोड़ा और ले लेते हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड है ये। 2014 में ही तो राज्य पशु घोषित किया गया इसको, तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से। आगे देखिए दोस्तों, ऊंट के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं अभी हम। ऊंट बहुत है दोस्तों। बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। बूढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? पाकट। ऊंट पालक जाति रेबारी या राय का। ऊंटू का देवता पाबूजी। ऊंटू की देवी अंता देवी मंदिर है बीकानेर में। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। यह क्वेश्चन आ सकता है। ऊंट का महोत्सव बीकानेर में। ऊंट मेला कहां लगता है? पुष्कर अजमेर में। कैमल मेन के नाम से अशोक टांग पुष्कर प्रसिद्ध है। कैमल सफारी समगांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो देखिए, बूढ़ा जो ऊंट हो जाता है उसको पाकट कहते हैं। ऊंट को पालने वाले रेबारी या राय का। ऊंटों के देवता है पाबूजी, कि रेगिस्तान में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंटों की देवी है अंता देवी। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद। गोरबंद गीत भी है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का। ऊंट का मेला पुष्कर अजमेर का। कैमल मैन के नाम से अशोक टांग को जाना जाता है, जो कहां के निवासी है? पुष्कर के। कैमल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर, वनस्पति रहित गांव, वहां की प्रसिद्ध है कैमल सफारी। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब है सबसे प्रसिद्ध ऊंट, नाचना ऊंट। सबसे प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है? नाचना का। जैसलमेर नाचना का ऊंट सबसे प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातु से की जाने वाली नक्काशी कहलाती है उस्ता कला, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ता कला किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधा बनकर आ सकता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। राज्य पशु वन्य जीव पशुधन दोनों में पढ़ लिए हैं, लेकिन राज्य पक्षी के बारे में तो पढ़े। राज्य पक्षी भी तो है। अब देखिए राज्य पक्षी दोस्तों, गोडाउन। राज्य पक्षी कौन है? गोडाउन। राज्य सरकार द्वारा 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा गोडाउन को दिया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्तप्राय यानी विलुप्त होने की कगार पर पक्षी है, जिसे मालमोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना और वैज्ञानिक भाषा के अंदर कोरियोटिस नाइग्रोसेप आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखिए, राज्य पक्षी गोडाउन पहला क्वेश्चन। दूसरा, कब इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया? 1981 में। देश का सबसे अधिक दुर्लभ यानी विलुप्त होने के कगार पे कौन सा पक्षी है? गोडाउन, तीसरा क्वेश्चन। चौथा, मालमोरडी क्या है? मालमोरडी किसका नाम है? पांचवां, सोनचिड़िया किसका नाम है? छठवां, गोदनमेर के नाम से किसको जानते हैं? सातवां, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसको जानते हैं? हुकना के नाम से किसको जानते हैं? और कोरियोटिस नाइग्रोसेप किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? गोडाउन मरूद्यान जैसलमेर, सोरसन 12, सोंकलिया केकड़ी।
ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, शायद टाइपिंग में मिस्टेक है। जो क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, जो हम आज से 6 महीने पहले क्या पढ़ते थे, 6 महीने पहले यही चीज़ें पढ़ते थे कि सोंकलिया कहाँ पर है, अजमेर में, लेकिन अब कहाँ पर आ गया, केकड़ी में। ये याद रखना आपको। तो ये क्या है कि वही चीज़ें हम टाइप कर देते हैं। में पाया जाता है जिसका भोजन है तारामीरा। तारामीरा को बड़े चाव के साथ ये खाता है दोस्तों। ये है राज्य पक्षी गोडाउन, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं राज्य खेल की तरफ। किसकी तरफ? राज्य खेल की तरफ दोस्तों। राज्य खेल बास्केटबॉल, पहला क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा 1948 ईस्वी में राज्य खेल घोषित किया गया था। तो पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकते हैं। राज्य की भाषा, राजभाषा है हिंदी। राज्य की राजभाषा हिंदी, राज्य की राजभाषा हिंदी है। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी, पहला क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो दूसरा क्वेश्चन, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही पढ़ना है, इतना ही अगर आपके क्वेश्चन बनकर आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ गए मित्रों? एक एक क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, एक एक क्लास को अटेंड करते रहिए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। राज्य का लोक वाद्य यंत्र, राज्य का लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या है? अलगोजा दोस्तों। अलगोजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के रणका फकीरों व मीणा आदिवासियों व ग्रामीणों का यह अति प्रिय वाद्य है दोस्तों। विशेषतः चरवाओं का यह जातीय वाद्य यंत्र है। और सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन कहा जाता है। अलगोजा को क्या कहा जाता है? बीन पे नाथ, सांप। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और इसके प्रमुख वादक है रामनाथ चौधरी। तो देखिए 2 क्वेश्चन, एक तो प्रसिद्ध कहां का? अलगोजा, बाड़मेर का। दूसरा राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र अलगोजा। तीसरा अलगोजा के प्रमुख वादक या प्रसिद्ध प्रमुख वादक रामनाथ चौधरी। 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पर रख दिए। राज्य का लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना दोस्तों। अब चलते आगे और बात करते हैं राज्य की राजधानी की। क्या है? जयपुर। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी। तो 1729 में पूरा हुआ किसका? जयपुर का निर्माण। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण था। जयपुर पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया। जयपुर देखिए, पुराना जयपुर अगर जब भी आप जाएंगे ना, परकोटे वाला जयपुर है, तो उसमें आपको देखेंगे ना, तो हर सड़क इस प्रकार मिलती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार। यानी कि एक नक्शे के आधार पर पुराना जो जयपुर है उसको बसाया गया था दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, आगे आ रहा है राज्य का नृत्य, घूमर नृत्य। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर दोस्तों। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं? घूमर को। महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है घूमर। सामंतशाही लोक नृत्य है घूमर। रजवाड़ी लोक नृत्य है घूमर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है घूमर। समझ गए? तो 5 क्वेश्चन हो गए। आदि नामों से प्रसिद्ध घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, त्योहारों, उत्सवों में सर्वाधिक गणगौर पर किया जाने वाला राज्य का राजकीय नृत्य। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन यह रहा कि गणगौर पर सर्वाधिक या घूमर नृत्य सर्वाधिक किस अवसर पर किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भृंग नृत्य यानी मृग नृत्य से हुई है। भृंग नृत्य है ना, उससे उत्पत्ति घूमर नृत्य की हुई है दोस्तों। राजग्राम में होने वाले घूमर नृत्य में नपासत तथा नजाकत साफ छलकती है। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस लाइन से। अधिकतर घूमर नृत्य को स्त्रियां करती है, लेकिन कई बार स्त्री पुरुष सम्मिलित रूप से भी घूमर नृत्य करते हैं दोस्तों। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपके, ये 7वां क्वेश्चन यहां पे लगा लो। यहां से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। मुख्य रूप से ये महिलाओं का ही नृत्य है, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो लहंगे के घेर को, लहंगा होता है, लहंगा का जो घेर होता है जब घूमते हैं
तो उसको कहते हैं गुम, ये याद रखना है। झुमरियो, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य झुमरियो कहलाता है। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है। और लूर, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लूर। झुमरियो, घूमर और लूर ये घूमर नृत्य के ही भाग है। अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग नाम इनको दे दिया गया है। अब देखिए यहां पे नीचे राज्य गीत भी देख लो। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगीबाई ने पहली बार गाया, तो अल्लाह जिला बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया दोस्तों। ये फैक्ट है दोस्तों। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, राज्य गीत, राजकीय गीत दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, आगे आ रहा है हमारे राज्य का शास्त्रीय नृत्य। क्या है? कथक नृत्य। कथक नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में, कब? 13वीं सदी में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। इसी कारण जयपुर घराने को इस नृत्य का आदिम या पुराना घराना कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। दूसरा, कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर घराना। कथक नृत्य का पुराना घराना जयपुर घराना। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? बानूजी महाराज। तो कथक नृत्य के प्रवर्तक है बानूजी महाराज। इसी नृत्य को दूसरा या नवीन घराना, इस नृत्य जो आपका कथक नृत्य है इसका दूसरा या नवीन घराना है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश दोस्तों। यह है आपका शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य कवि की। राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को बूंदी राज्य के हिरणा गांव में हुआ था। इनके पिता चंडीदान ख्यात नाम कवि व बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। सूर्यमल मिश्रण को महाराव राम सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ और उनके आदेश पर ही सूर्यमल ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर का लेखन प्रारंभ किया गया, जिसे सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया। वंश भास्कर ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण का, पूरा किया था दत्तक पुत्र मुरारी दान ने दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण के 4 ग्रंथ वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट और बलवंत विलास। इंपॉर्टेंट है ये चीज, सीधा आ सकता है कि वीर सतसई किसका ग्रंथ है, राम रंजाट किसका ग्रंथ है, बलवंत विलास किसका ग्रंथ है। तो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट आपके लिए भी बन सकते हैं दोस्तों। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में हमने चर्चा यहां पर कर ली। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 ईस्वी को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय से राजस्थान का निर्माण माना जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नोट, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तन्नोट जैसलमेर में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जिनकी क्लास आपके सामने मैंने रख दी है। आप चाहे कहीं से भी अध्ययन कर रहे हो, लेकिन हमारी जो ये निःशुल्क क्लासें यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आ रही है, निःशुल्क क्लासें रहेगी सभी की सभी। इन क्लासों को अटेंड ना भूलें और बाकी नोट्स कुछ हमारा ऑनलाइन क्लासेज ऐप में जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से नोट्स है वो लें, उनको पढ़े, एक बार नहीं 5 बार पढ़े, क्योंकि पशु परिचर बनना सपना अगर आपका है तो बनाकर हम छोड़ेंगे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।